में इसका मतलब है केमियाई तवाज़ुन या केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप कह सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ा है 7th 8th में जनरल साइंस में आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है आपको पता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, यानी द प्रोसेस इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक सब्सटेंस ए दूसरा सब्सटेंस बी। ये दो रिएक्शन करते हैं, इन दोनों से सी और डी बनते हैं। ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, इनसे बिल्कुल नए चीज़ें सी और डी। सी और डी की वही कंपोजिशन नहीं रहती जो ए और बी की है। सो सिंपल इज दैट कि केमिकल रिएक्शन, जिसको हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, केमियाई तब्दीली, ये वो अमल है जिसमें किसी चीज़ की केमियाई तरकीब तब्दील हो जाती है, यानी कुछ चीज़ें मिल जाते हैं उससे बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ऐसे अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक ख़ास तरीका है। जो चीज़ें आपस में मिलते हैं, जिस तरह इस रिएक्शन में ए और बी मिलते हैं, इन मिलने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ें बनते हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट्स जो चीज़ें या जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो क्या है? प्रोडक्ट्स है। अब हम आगे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन की हम दो किस्में, एक है, सबसे जो पहला है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो किस्में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है, ये वो केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीशन तक पहुंचता है, यानी जो चीज़ें आप मिलाते हैं उनसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये वो रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। मीन्स ए एंड बी कंबाइन विद ईच अदर, इनसे सी और डी बन गई। तो ये जो हमारे पास बन गए, बस ये रिएक्शन इन दो चीज़ों के बनने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। रिएक्टेंट्स अभी सिस्टम में नहीं रहते, हमारे साथ प्रोडक्ट ही हासिल हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता हो, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एक ही सिमत में चलते हैं, एंड तक पहुंचते। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? मोस्टली एसिड और बेस के जो रिएक्शंस होते हैं, ये है हमारे साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेल नोन बेस। इन दोनों के प्रोडक्ट्स क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। HCl is an acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है या अल्कली है। इनसे क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, और वाटर। मशहूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
तो ये हमारे साथ एक एग्जाम्पल है किस चीज की, इरिवर्सेबल रिएक्शन की। इन दो चीजों के बनने के बाद वापस इनसे ये चीजें नहीं बनती, बस ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया और प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये जो प्रिसिपिटेट्स बनते हैं हमारे साथ, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ये रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट reacts with what? With sodium chloride. इस चीज के वाइट प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, पीपीटी बन जाती हैं। अब ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और साथ सोडियम नाइट्रेट बन जाती है। ये दूसरी एग्जांपल है किस चीज की, इरिवर्सेबल रिएक्शन की। इसी तरह हम एक और एग्जांपल, कंबशन के जितने भी रिएक्शन होते, आप किसी चीज को जलाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, जब आप किसी कागज को जलाते हैं, कागज जलाने के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भी बर्निंग का कोई प्रोसेस होता है, कोई भी फ्यूल जलता है, तो उसके नतीजे में जो भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन वो रिएक्शन वापस नहीं हो सकता। तो वो भी क्या है हमारे साथ, एक इरिवर्सेबल रिएक्शन की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी कार्बन रिच चीज जलाते हैं, उनसे क्या बन जाता है, CO2। सो ये मैंने आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल बताए, कौन से रिएक्शंस के, इरिवर्सेबल रिएक्शन के। आई होप यू वुड बी क्लियर अबाउट इरिवर्सेबल रिएक्शन। अब इसी के साथ दूसरी जो टाइप है केमिकल रिएक्शन की, उसको कहते हैं रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन, या मैं शॉर्ट लिखता हूं रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शंस कौन से हैं, ये वो रिएक्शन है। अब हमारे साथ ये हम लोगों ने जो जनरल रिएक्शन लिया है, A+B रिएक्ट्स टू फॉर्म C+D, ठीक। अब A+B से क्या बनता है, C और D बनता है। अब मेजॉरिटी रिएक्शंस में क्या हो जाता है, ये हमारे साथ ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये C+D ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये वापस A+B बनाते हैं। क्या बन जाती, A+B वापस बन गई। अब ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये क्या है, C और D जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं, इन्होंने बतौर रिएक्टेंट काम शुरू कर दिया और क्या बन गया, A+B रिएक्टेंट वापस बना दिए। तो ये वो रिएक्शन है जो क्या करते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अब ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A+B आमतौर पे हम क्या करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि A और B रिएक्शन करते हैं, इनसे C और D बनते हैं, और दूसरे एरो का मतलब ये कि C और D वापस रिएक्शन करते हैं, A और B बनता है। तो ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं पहुंचते, इनके प्रोडक्ट्स इतनी आसानी से हासिल नहीं होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। ये हमारे साथ है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये क्या है, ये हमारे साथ पेल येलो क्या है,
लिक्विड है, ठीक। इस रिएक्शन से क्या बनता है, N2O बनता है, सॉरी NO2 बनता है। क्या बनता है, NO2 बनता है, ठीक। ये हमारे साथ एक रिएक्शन है। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, रेडिश ब्राउन इसकी। अब आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। इस कंपाउंड को हम कैसे पढ़ेंगे, आसानी से मैं आपको, ये दो डाई नाइट्रोजन 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल होता है, और ये क्या है, ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में। ये एक लिक्विड है जो कि पेल येलो कलर में होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनसे क्या बनेगा, की जब डिकम्पोजिशन होती है, ये रिएक्शन जब आगे प्रोसीड करता है तो इससे एक रेडिश ब्राउन गैस बनता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये जो हमारे साथ रिएक्शन है, आमतौर पे इस रिएक्शन के ये जो मैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखता हूं, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। अब ये क्या है, ये हमारे साथ एग्जाम्पल है किस चीज की, रिवर्सेबल रिएक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ये जो ब्रैकेट में मैंने L लिखा, ये स्टेट ऑफ द सब्सटेंस शो करता है। ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होता है, ये कंपाउंड गैसियस स्टेट में होता है। दैट इज व्हाई वी पुट इन ब्रैकेट देयर स्टेट्स L। अगर कोई चीज सॉलिड हुआ तो हम S लिखते हैं ब्रैकेट में, अगर एक्वस में हुआ तो AQ लिखते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। ये मशहूर रिएक्शन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। इसको बैलेंस करता हूं। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन, ठीक। ये सारे गैसियस स्टेट में होते हैं। नाइट्रोजन इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन भी गैसियस में है, और अमोनिया भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन में आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं, इनसे क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और वापस अमोनिया की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं। अब ये क्या हो गया, ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन की मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब आपको इस वक्त तक ये क्लियर होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन की कितने अक़साम है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन की डायरेक्शन की बुनियाद पर रिएक्शन के 2 किस्में हैं। एक है रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, और ये रिएक्शन अपने इंजाम तक पहुंच जाते हैं, प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। ऑन कंट्रेरी, हमारे साथ जो दूसरे रिएक्शंस हैं जिनको हम रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं, ये वो रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बनता है, और प्रोडक्ट्स बनने के बाद वो प्रोडक्ट वापस उन्हीं रिएक्टेंट्स में टूट जाते हैं या उन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। इनकी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिया। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, बिफोर गोइंग टुवर्ड द टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है? जब किसी सिस्टम में आपको कोई तब्दीली नजर ना आ रही हो, हम ये कह सकते हैं कि ये जिस्म या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पे एक टेबल पे किताब पड़ी हुई है, तो वो किताब रेस्ट की हालत में है,
तो इस किताब को आप देख रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि द बुक इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, पहला आपको दो हिस्सों पे मुश्तमिल है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, या वैसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन सरसरी में आपको इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी स्टेट होती है किसी सिस्टम या बॉडी की जिसमें उस सिस्टम या उस बॉडी में ज़ाहिरी तौर पे कोई तब्दीली ना आ रही हो। मिसाल मैंने आपको बताया, जिस तरह ए बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एन इक्विलिब्रियम, या ये आप देख सकते हैं इफ इट बिकम स्टैटिक, ये मार्कर अगर ये हिल नहीं रहा है तो ये फिलहाल किस हालत में है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये किस हालत में है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। दूसरा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो वो बॉडी या वो सिस्टम भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। सो पर इक्विलिब्रियम दो चीजें होती हैं, या आपके साथ क्या होगा, कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, द बॉडी शुड बी मस्ट बी एट रेस्ट, ठीक, ये एक, और साथ ही साथ मूविंग विद यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा हो। ये हम आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम है। अब या तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में, या बॉडी क्या होगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो और उस सिस्टम में आपको जाहिरी तौर पे कोई तब्दीली ना आ रही हो, नजर नहीं आ रही हो। सच काइंड ऑफ सिस्टम आर टर्म्ड एज, हम ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम के दो किस्में हैं। अगर ये वाली सूरत-ए-हाल है, रेस्ट वाली सूरत-ए-हाल है, तो हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर ये दूसरी सूरत-ए-हाल है तो हम कहते हैं कि द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यू कैन से ये आपका इक्विलिब्रियम का टाइप 1, ये इक्विलिब्रियम की टाइप 2। सो यहां तक इक्विलिब्रियम। अब मैं रोजमर्रा जिंदगी से आपको एग्जांपल देता हूं। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। इन रिटर्न वो क्या कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे पास आता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उनके इस्तेमाल में हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में आगे वो यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और ह्यूमंस जो हैं उनके दरमियान क्या एक इक्विलिब्रियम वाला ताल्लुक है। हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उसको इनहेल कर लेते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। सो देयर इज ए साइकिल बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ये इक्विलिब्रियम की एक आसान सी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब इस चैप्टर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बोल रहा हूं। नेक्स्ट आप ये अज्यूम करें, लेट फॉर एग्जांपल ये दिस ए कंटेनर, ठीक, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। इस कंटेनर में हमारे साथ एक लिक्विड पड़ी हुई है, ठीक, ठीक है। यहां पर क्या है, हमारे साथ लिक्विड है और इस कंटेनर को क्या है, हमने यहां पर इस पे एक ढक्कन रखी हुई है,
सपोज इट इज ए सील्ड कंटेनर। ये क्या है? ये एक सील्ड कंटेनर, ठीक, सील्ड कंटेनर है। अब ये है कि क्या होता है कि इस लिक्विड से कुछ मॉलिक्यूल्स जो इस सिस्टम में मौजूद है वक्त के साथ इवापोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इवापोरेट। तो जब इवापोरेट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? इनसे वेपर्स बन जाता है इस तरह। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस लिक्विड, इस लिक्विड से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? वो वेपर्स की सूरत में ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियली क्या हो जाता है? स्टार्ट में तो थोड़े मॉलिक्यूल जाते हैं, वक्त के साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है? ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस अमल को क्या कहते हैं? जब लिक्विड से क्या बनता है? वेपर्स, ठीक, वेपर्स। अच्छा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। स्टार्ट में रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाती है, वक्त के साथ साथ ज्यादा मॉलिक्यूल। अब जब ये मॉलिक्यूल्स यहां पे पहुंच गए, आपको मैंने बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो सील्ड है। ये मॉलिक्यूल जब इधर आ जाते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं, इस कंटेनर के दीवारों के साथ भी टकराते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये तो यहां से भी कुछ मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती हैं? अब ये आपके ज़हन में होना चाहिए। एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या है? किसी लिक्विड का वेपर स्टेट में तब्दील होना। ये आप लोगों बिल्कुल, मैं आपको इवापोरेशन की एक बहुत आसान सी एग्जांपल बताता हूँ। आप एक मटका भर दे पानी से शाम को, लेकिन बहुत एहतियात से भर दे, अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है। वो मटके को बिल्कुल एहतियात से भरना है। ऊपर जो है उसके ऊपर एक भी कतरा पानी ना डाले, अंदर अंदर पानी डाले। जब आप ये भर देंगे, सुबह फिर आप इसी मटके को देखें तो वो मटका ऊपर से बिल्कुल पानी से वेट होता है, गीला होता है। क्या होता है? ये मटके के जो सुराख है उनसे मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते हैं। यानी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो ऊपर निकलते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से उनकी जो आई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है या जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो बाहर निकल जाते हैं, तो नीचे ठंडे ही रह जाते हैं ना। तो सिस्टम की क्या हो जाती है? टेम्परेचर गिर जाता है। तो कहने का मकसद ये है, इवापोरेशन क्या है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज इवापोरेशन। और ये अर्थ टेम्परेचर पे होता है, ठीक। अच्छा, अब ये तो होगी इवापोरेशन। अब मैंने आपको बताया कि ये जब कुछ इधर बन जाते हैं ना, ये क्या है? वेपर्स के मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या हो जाते हैं? ये वापस आपस में, ये चूंकि वेपर्स है या रकत में होते हैं, या आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, दीवार से भी कोलाइड होते हैं, और ये जो हमारा सरफेस था इस सरफेस से भी कोलाइड होते हैं। तो फिर नतीजा क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस हो जाएंगे। जब ये कंडेंस हो जाएंगे तो अब क्या हो गया? टू वे ट्रैफिक शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ इस तरफ से जा रहे थे, अब वो जो वेपर्स के बने उधर से भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। अब ये जो हमारे पहले स्टार्ट में ये क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी मॉलिक्यूल्स जो वापस आ रहे हैं, वो रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो क्या होगा? वो कम होगा। लेकिन जब इन मॉलिक्यूलों की यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वेपर्स की, तो ये भी इसी रेट से, जिस रेट से ऊपर जा रहा है, ये भी उसी रेट से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। Now you can see a very interesting phenomena is taking place. बहुत दिलचस्प है। मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर्स में जा रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं, और वेपर्स वाले वापस क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं।
तो अब सूरतियाल ये वाली हो गई ना, ये वाली, ठीक। ये आप इवापोरेशन इसको आप कहें, ये अब कंडेंसेशन। दूसरा टर्म क्या है? कंडेंसेशन। वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो अब सूरतियाल क्या है? अब मेरा मेन टॉपिक क्या है? मैं इक्विलिब्रियम आपको समझा रहा हूं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है वक्त के साथ साथ कि अगर 10 मॉलिक्यूलों ने लिक्विड से वेपर्स में जाना है तो 10 वेपर से वापस लिक्विड में भी आएंगे। तो क्या हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस स्टेट को, इस हालत को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक। यानी अगर 20 मॉलिक्यूलों ने लिक्विड से वेपर्स जाना है, वेपर जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, तो 20 मॉलिक्यूल ऊपर से भी नीचे आएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे, वेपर से लिक्विड में आएंगे। जब कोई सिस्टम इस हालत तक पहुंच जाती है कि जिस रेट से वो जा रहे हैं उसी रेट से वापस आ रहे हैं, तो इस हालत को हम कहते हैं कि नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, रुका हुआ नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि यार ये तो उतने ही वेपर्स पड़े हैं जितना लिक्विड पड़ा है, ये तो सुबह से शाम तक वही सूरतियाल है। इनफैक्ट द रिएक्शन या प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है, वो जारी व सारी रहता है, लेकिन सिर्फ लगता यूं है कि ये सिस्टम वेपर्स की भी उतनी कंसंट्रेशन है जितना 1 घंटा पहले थी। स्टार्ट में तो बेशक जब इक्विलिब्रियम ना हो, लेकिन जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाती है तो दोनों रिएक्शंस के जो रेट्स है वो क्या हो जाते हैं? वो बराबर हो जाते हैं। तो इस सूरतियाल को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा असल मुद्दा है इस चैप्टर में, हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको नेक्स्ट जो हम वेपर प्रेशर, आपने क्लास, बल्कि आपने क्लास 9th में वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पे भी, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो वेपर प्रेशर के कंसेप्ट से मैंने आपको ये इक्विलिब्रियम समझा दिया। अच्छा, अब हम आते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, एक फिजिकल स्टेट वाली तब्दीली बताई, यानी लिक्विड से गैस में जाना या गैस से लिक्विड में जाना। तो केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। तो बहरहाल अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये दोनों जब किसी केमिकल रिएक्शन के या किसी फिजिकल प्रोसेस के बराबर हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपको एक अहम बात बताऊं कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक इसके साथ है, रिवर्सिबल रिएक्शन की ये खसूसियत है। इरिवर्सिबल में तो ये हो नहीं सकता है, वहां पर तो रिएक्शन एक ही सिमत में प्रोसीड करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाती है, दो अपोजिंग रिएक्शंस की, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट्स बराबर हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपको ये वेपर प्रेशर के एग्जांपल से बताया कि रेट ऑफ इवापोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये किस चीज पे है? दिस इज ए इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। अब मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी बताए, डाइनाइट्रो, अब ये केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। अब अगर आप अमोनिया बनाना चाहें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आप रिएक्शन करते हैं, उसे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। स्टार्ट में क्या हो जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, लेकिन जब कुछ प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स क्या है, वो इस सिमत में भी ये रिएक्टेंट्स वापस बनाना शुरू कर देता है।
तो इस सूरतियाल में जब ये सूरतियाल के जब ये एक बार एक डेफिनेट कंसंट्रेशन बना ले, तो ऐसी सूरतियाल में हमारे साथ क्या आ जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम वजूद में आ जाता है कि भाई जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एक रिवर्सेबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं एक और एग्जांपल जो आपके किताब में है वो लिख के देता हूँ। ये हमारे साथ है, इस कंपाउंड का नाम आप बताएंगे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, दिस इज आल्सो ए रिवर्सेबल रिएक्शन, ये बनाता है SO3। अब इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएं तो ये ऑक्सीजन 6, अच्छा इधर 2 लगाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड रिजल्टेंटली प्रोडक्ट्स हमारे क्या बन जाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ठीक, अच्छा तो ये क्या है, अब मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आपने स्टार्ट में ये 2 चीज़ें लिए, ये आपके रिएक्टेंट्स है सल्फर और ऑक्सीजन लिए, तो इनसे क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड थोड़ा सा बन गया। अब ये रिएक्शन जा रहा था, जब ये रिएक्शन एक हद तक पहुंच गया, कुछ प्रोडक्ट्स बन गया, तो ये प्रोडक्ट्स वापस डिकम्पोज होना शुरू हो गया। अब ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट तो ज़्यादा है क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, वो कैसे टूटे, तो इसकी रेट क्या है, ज़्यादा है। इसकी रेट भी इक्विलिब्रियम की तरफ आते हुए कम हो जाती हैं और इस रिएक्शन की रेट जो है इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही होती है। रिजल्टेंटली क्या हो जाता है हमारे साथ, रिजल्टेंटली ये है कि एक स्टेज पहुंच जाती है जिसके बाद इन तीनों की जो डेफिनेट कंसंट्रेशन है उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा होता, हालांकि रिएक्शन जारी व सारी रहता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। रिवर्सेबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या ताल्लुक। एक और रिएक्शन में लिखता हूं, आपकी किताब में यह दिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये इस तरह बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करते हैं, उसे हाइड्रोजन आयोडाइड, अगेन इट्स अ रिवर्सेबल रिएक्शन। और रिवर्सेबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट एंड है वो क्या है, वो हमारे साथ इक्विलिब्रियम पे इसने पहुंचना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको ग्राफिकली इक्विलिब्रियम समझाता हूं। मैंने पहले भी बताया मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, आई होप यू वुड टॉलरेट मी। ठीक, अच्छा ये एक्स एक्सिस है। जिस तरह क्रिकेट के मैच में हम आमतौर पे यहाँ पर क्या लेते हैं, ओवर्स लेते हैं और इस साइड पे रन्स लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, टाइम। ठीक है, इस तरह टाइम बढ़ता है। और इस साइड पे हम लेंगे कंसंट्रेशन, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो हम इस साइड पे लेंगे। अब आप मुझे बताएं, मैं स्टार्ट में हमारे साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन की मैं कंसंट्रेशन लेता हूं। किसकी लेता हूं, हाइड्रोजन की या आयोडीन की। तो इनिशियली हमारे साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम होती है। ठीक, अब ये लाइन है, ये आएगी ऐसी। ठीक, अब ये किसका कंसंट्रेशन है, लेट फॉर एग्जांपल इट बी द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब आप इसको देखें, जैसे टाइम आगे जाता है, वक्त गुजरता है, आयोडीन की कंसंट्रेशन ने कम होना है क्योंकि इनसे प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वक्त के साथ साथ वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक,
सिमिलरली दूसरा हमारे अब ये मैंने क्या किया, दोनों रिएक्टेंट्स को प्लॉट किए। आप इनमें क्या देख रहे हैं कि एक स्टेज के बाद क्या हो जाती हैं, ये देखो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है टाइम के साथ, यानी जितना भी वक्त गुजरेगा अब ना हाइड्रोजन आयोडीन की कंसंट्रेशन ने बढ़ना है ना कम होना है, ना हाइड्रोजन की बढ़ना है ना कम होना है। स्टार्ट में इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि आप जब रिएक्टेंट स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपने रिएक्टेंट्स ही उठाया, अभी तो प्रोडक्ट है ही नहीं। अब इनिशियली क्या होता है हमारे साथ, जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी तो कंसंट्रेशन 0 होती है ना। अब वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत बनना शुरू कर लेता है। ये किसकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ठीक, अब इधर क्या सीन है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, वो 0 थी। वो क्या थी, 0 थी। जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोडक्ट्स बनना, कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। अब ये बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद, लेट फॉर एग्जांपल दिस स्टेज या दिस स्टेज, यहां पर ये आप देखें, ये यहां पर, इसको मैं और थोड़ा सा सीधा करता हूं ताकि हमारा ग्राफ इतने गंदे नहीं होते हैं। बहरहाल ठीक, अब ये क्या है, ये हमारे साथ इस स्टेज पर, यहां पर इस रेंज में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। ठीक, अब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई और वो भी कांस्टेंट हो गई, ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट तो वापस उसको बना रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो बढ़ गई। एक बार फिर मैं आपको ये ग्राफ सम अप करता हूं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लिया, दोनों की 0 यहां पर है। जब हमारे साथ टाइम 0 था तो ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन थी ये मैक्सिमम थी। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही। क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनसे प्रोडक्ट बन रहा है। एक स्टेज के बाद इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, न बढ़ रही है न कम हो रही है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स को देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड इनिशियली इट्स कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। जैसे रिएक्शन शुरू हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन अभी हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कितना बढ़ेगा, वो खुद भी रिएक्शन कर रहा है, वापस प्रोडक्ट भी बना रहा है। एक स्टेज के बाद इसकी कंसंट्रेशन में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा है। तो अब ये जो टाइम का ये जो टाइम है, जिसको मैंने ग्राफ में भी जिसकी निशानदही की, ये वो स्टेज है जिस पे हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की अभी इक्विलिब्रियम पहुंच चुकी है। इसमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की एक डेफिनेट कंसंट्रेशन मौजूद है, लिहाजा ये सिस्टम हमारे साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे।